नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज की क्लास कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम 2020 की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली प्रिपेयर की गई है। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम के रिगार्डिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। आज की ये क्लास पॉइंट स्पेसिफिक बात करेंगे, जिसमें हमने मोस्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। सो एवरीवन, विदाउट डिलेइंग लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास अबाउट इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले हम आपको बता दें, इम्यूनाइजेशन को हम वैक्सीनेशन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे आप टीकाकरण कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बच्चों में टीकाकरण इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है। टू प्रिवेंट अ पर्सन और चाइल्ड फ्रॉम अ डिजीज बाय डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर डिजीज से बचाने के लिए, उसमें इम्यूनिटी पैदा करने के लिए टीकाकरण करवाया जाता है। बच्चों में टीकाकरण करवाने का यही मुख्य कारण है। टीकाकरण के दौरान हम उस पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग फैक्टर को, एंटीजन को एडमिनिस्टर करते हैं और ये डिजीज कॉजिंग फैक्टर इतनी कमजोर अवस्था में होता है कि बच्चे के शरीर में जाने के बाद ये डिजीज पैदा नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही वो बॉडी में एंटर होता है, बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है और ये एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग बच्चे के शरीर में रहते हैं और भविष्य में कभी भी इसी तरह का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे ही हमारे शरीर में आता है, हमें बीमार करने की कोशिश करता है, ये एंटीबॉडीज उस पर हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी पर्पज से वैक्सीनेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का मतलब होता है डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को रेसिस्ट करना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज कॉज करने की क्षमता के विरुद्ध रेसिस्टेंस इम्यूनिटी कहलाता है। इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट्स लाइक वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीसीरा। इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम इम्यूनाइजिंग एजेंट्स को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। वो वैक्सीन हो सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकते हैं, एंटीसीरा फॉर्म में हो सकते हैं। यहां पर हमारा फोकस रहेगा वैक्सीन के ऊपर। आइए वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। वैक्सीन के द्वारा हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं। वैक्सीन जो होते हैं तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं: लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड वैक्सीन। जो लाइव वैक्सीन होते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड विद द लाइव ऑर्गेनिज्म। इनका जो निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है लाइव ऑर्गेनिज्म के से होती है। ये एटीन्यूएटेड फॉर्म में होते हैं, वीक फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल है बीसीजी, बेसिलस कालमेटी गुवेरिन, जो कि आपको टीबी से प्रोटेक्ट करता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स और एक्सेट्रा। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। किल्ड वैक्सीन के अंदर हेपेटाइटिस बी, पर्टुसिस आदि को सम्मिलित किया जाता है और टॉक्सॉइड का एग्जाम्पल है टिटनस टॉक्सॉइड। After receiving antigen, body produces antibody. This type of immunity called active immunity. वैक्सीन को रिसीव करने के बाद, एंटीजन को रिसीव करने के बाद बॉडी रिस्पॉन्स देती है और उस एंटीजन के विरोध में एंटीबॉडी का निर्माण स्वतः करती है। इस तरह से बनी इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि बॉडी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, एक्टिवली वर्क कर रही है। इम्यूनाइजेशन इंक्लूडेड इज इन प्राइमरी प्रिवेंशन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के तहत हम इम्यूनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं। तो याद रखिएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के तहत इम्यूनाइजेशन को रखा जाता है। इम्यूनाइजेशन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी प्रिवेंशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां से आपको पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्च्ड इन द ईयर 1974। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम
जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आंसर होगा 1974 में, 1974 में। सेकंड इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसे आप शॉर्ट में अक्सर EPI के नाम से जानते हैं। वह प्रोग्राम भारत में 1978 यानी 1978 में लॉन्च हुआ था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। ये प्रोग्राम भारत में 19 नवंबर 1985 में लॉन्च हुआ था। 19 नवंबर 1985 में। इम्यूनाइजेशन के अंदर आपको ये 3 डेट्स या ईयर याद रखने हैं, ये प्रोग्राम के याद रखने हैं, इससे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को हम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे। बेबी जैसे ही मदर के वूम में आता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम इम्यूनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। आइए जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा वैक्सीन मदर को दिया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान मदर को टिटनेस टॉक्सॉइड या TT का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अब जानते हैं ये TT का इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए। जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड हो, जैसे ही पता चले कि मदर प्रेग्नेंट है, वुमेन प्रेग्नेंट है, उसमें TT का इंजेक्शन एडमिनिस्टर करवाना चाहिए। TT की मदर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 2 डोज एडमिनिस्टर करनी चाहिए। TT का जो डोज होता है इंजेक्शन का 0.5 ml होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में इसे दिया जाता है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रेग्नेंट वुमेन को TT वैक्सीन डेल्टॉइड मसल के अंदर एडमिनिस्टर करवाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस साइड से ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड डोज है वो कब लगनी चाहिए। जिस समय आपने मदर को TT की फर्स्ट डोज लगाई है, उससे 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, सेकंड डोज एडमिनिस्टर करवानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं टिटनेस डिजीज के बारे में। टिटनेस डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसे हम लॉकजॉ के नाम से भी जानते हैं। ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसे हमने स्टार मार्क करके दिखाया है। मान लीजिए कोई मल्टी ग्रेविडा वुमेन है जिसने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान 2 TT इंजेक्शन की डोज ली और नेक्स्ट प्रेगनेंसी 3 साल से पहले हो गई, तो इस कंडीशन के अंदर उस प्रेग्नेंट महिला को आप सिर्फ 1 TT इंजेक्शन लगाएंगे और इस TT इंजेक्शन को हम TT बूस्टर कहेंगे। वही रूट होगा, वही डोज होगी, वही साइट होगी। अब हम बात करेंगे जन्म के समय दिए जाने वाले वैक्सीन की। जन्म के समय BCG नामक वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है। CHO एग्जाम में BCG वैक्सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। BCG वैक्सीन से पुराने एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं उन सभी को हमने इस स्लाइड पर लिया है। आप चाहें तो आपके रिवीजन पर्पस के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे BCG वैक्सीन की। BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेटी गुवेरिन। बेसिलस कालमेटी गुवेरिन। BCG एक लाइव एटीन्यूएटेड टाइप का वैक्सीन है। यहां पर एटीन्यूएटेड वर्ड का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को घटा देना। डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को घटाने के कारण यह वैक्सीन जब बेबी में एडमिनिस्टर कराया जाएगा तो उससे बेबी को यह डिजीज नहीं होगी। नेक्स्ट है, इस डिजीज की सहायता से हम बेबी को ट्यूबरक्यूलोसिस TB नामक डोज से 15 से 20 साल तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। TB जो डिजीज है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा होती है। BCG वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आता है। इसे हम लियोफिलाइज्ड फॉर्म में भी कह सकते हैं। इस वैक्सीन को लगाने से पहले 1 ml नॉर्मल सेलाइन से डाइल्यूट या रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है।
वैक्सीन पाउडर फॉर्म में है। इसे इंजेक्शन से इंजेक्ट करने से पहले 1 ml NS से मिक्स किया जाता है। इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। याद रखिएगा, बीसीजी का जो वैक्सीन है उसे आप कभी भी डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट ना करें, क्योंकि डिस्टिल वाटर और बीसीजी वैक्सीन मिलकर बेबी को इरिटेट कर सकते हैं, एडवर्स रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन की डोज के बारे में। यदि 1 महीने से कम उम्र के बच्चे में बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो वहां पर 0.05 ml डोज दी जाएगी। याद रखिएगा 0.05 ml, यहां पर 0.5 ml नहीं है, इस चीज से बचिएगा, यहीं पर मिस्टेक्स होती हैं। 0.05 ml। और यदि बेबी की उम्र 1 महीने से ज्यादा है तो वहां पर आप डोज एडमिनिस्टर करेंगे 0.1 ml। इसका जो वैक्सीनेशन का रूट रहता है वो होता है इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मली जब भी आप कोई इंजेक्शन या वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं तो आप 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये वैक्सीन लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। बेबी के लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। BCG वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर अप टू 1 ईयर ऑफ एज। BCG वैक्सीन को हम किसी भी बच्चे में 1 साल की उम्र तक लगा सकते हैं, इसके बाद नहीं लगाना चाहिए। अब हम स्टोरेज की बात करते हैं। BCG वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर किया जाना चाहिए और रिकॉन्स्टिट्यूएंट के बाद, डाइल्यूशन के बाद 4 घंटे से पहले आपको इसे इस्तेमाल करना है। अगर किसी कारणवश आप 4 घंटे डाइल्यूट करने के 4 घंटे निकल जाते हैं, आपने इसे उपयोग नहीं किया है, तो फिर आप इसे बेबी में एडमिनिस्टर ना करें, इसे तुरंत डिस्कार्ड कर दें। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। BCG वैक्सीन कॉजेस परमानेंट स्कार। BCG के द्वारा एक परमानेंट निशान बेबी के लेफ्ट अपर आर्म पर छोड़ा जाता है। उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं, कैसे उस स्कार का निर्माण होता है, आइए जानते हैं। इंजेक्शन लगाने के 2 से 3 हफ्ते के भीतर उस इंजेक्शन साइट पर एक फ्लूइड फिल्ड जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण होता है, उसे हम पैप्यूल बोलते हैं। और 4 से 5 हफ्ते के दौरान वहां पर सेल्फ हीलिंग टाइप का अल्सर कॉज हो जाता है। पहले पैप्यूल का निर्माण होगा, फिर वो पैप्यूल अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद 12वें हफ्ते के दौरान परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। गोलाकार या व्हील शेप्ड स्कार का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलियो वैक्सीन की। पोलियो वैक्सीन के द्वारा पोलियोमाइलाइटिस डिजीज से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यह भी बर्थ के समय दिए जाने वाला वैक्सीन है। एक्चुअल में जो पोलियो वैक्सीन होता है 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है। हम उसे दोनों फॉर्म को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन की, जिसे आप शॉर्ट में OPV कहते हैं। मोस्टली आप सभी ने इस वैक्सीन को देखा होगा। इस वैक्सीन को दूसरे बच्चों को भी पिलाया होगा। OPV वैक्सीन, OPV जो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये लाइव टाइप का वैक्सीन होता है। इसको सेबिन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था 1957 ईयर में। इन द ईयर 1957 Sabin was a scientist who discovered the OPV vaccine and it is the live type of vaccine. Oral polio vaccine is most heat sensitive type of vaccine. Most important question for the CHO exam. Oral polio vaccine most heat sensitive type का वैक्सीन है। कहने का मतलब ये है कि ओरल पोलियो वैक्सीन को हमें तापमान से बहुत ज्यादा बचा कर रखना चाहिए। अगर इस वैक्सीन को थोड़ी सी भी गर्मी मिले, थोड़ा सा भी ज्यादा तापमान मिले, तो ये वैक्सीन खराब हो सकता है। आप में से जिन लोगों ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ड्यूटी की होगी तो उन्होंने देखा होगा कि एक प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर हम OPV की वाइल्स को रखते थे और बड़े ही केयरफुली ढंग से जब
बच्चे को दवा पिलाते उसके बाद तुरंत उसके अंदर डाल देते थे। हमें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते थे कि आप इस वैक्सीन को पूरी तरीके से अच्छे से इस डब्बे के अंदर रखें, इसे बिल्कुल भी टेम्परेचर ना मिलना पाए, इससे ये वैक्सीन खराब हो सकता है। तो याद रखिएगा उस पॉइंट को, उस सिचुएशन को, उस टाइम को। ओपीवी वैक्सीन मोस्ट हीट सेंसिटिव टाइप का वैक्सीन है। इसके स्टोरेज के लिए हमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना पड़ता है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम इस ओपीवी वैक्सीन को स्टोर करते हैं। -0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बदल जाता है। तो सोच लीजिए कितना कम टेम्परेचर चाहिए इस वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए। इस वैक्सीन की पोटेंसी को वीवीएम द्वारा मॉनिटर करना चाहिए। जो ये ओपीवी वैक्सीन होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, इससे थोड़ी सी भी गर्मी लगने पर, तापमान मिलने पर ये खराब हो जाता है। इस चीज को मॉनिटर करना आवश्यक था। इस कारण साइंटिस्टों ने क्या किया कि इस वैक्सीन के ऊपर ही एक स्टिकर लगा दिया, इंडिकेटर लगा दिया, उसे हम वीवीएम के नाम से जानते हैं। अगर इस वैक्सीन वाइल को थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा मिले तो इस स्टिकर का कलर बदल जाता है, और जैसे ही हम देखते हैं कि उस स्टिकर का कलर बदल गया है तो हम उस वैक्सीन को बच्चों में एडमिनिस्टर नहीं करते। ये स्टिकर ही वैक्सीन वाइल मॉनिटर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जन्म के समय बच्चों को ओपीवी वैक्सीन ओरल रूट द्वारा 2 बूंदों के रूप में दिया जाता है। इस पहली जन्म के समय दी जाने वाली डोज को हम 0 डोज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीवी की। आईपीवी का फुल फॉर्म है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन टाइप 2 कह सकते हो आप इसे, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये एक किल्ड टाइप का वैक्सीन है जिसे साल्क नाम के साइंटिस्ट द्वारा खोजा गया था। आप इस वैक्सीन की स्लाइड को अपने रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन की, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ एडमिनिस्टर किया जाता है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के द्वारा हम बच्चे को हेपेटाइटिस बी डिजीज से बचाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था एट द टाइम ऑफ बर्थ हम बेबी को बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि बेबी को टीबी से बचाता है। उसके बाद ओपीवी एडमिनिस्टर किया जाता है, जो कि पोलियोमाइलाइटिस डिजीज से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। एडमिनिस्टर दिस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अप टू 24 आवर्स ऑफ बर्थ, अदरवाइज डू नॉट गिव। न्यूबॉर्न बेबी के जन्म के 24 घंटे के बाद तक ही आप इस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन न्यूबॉर्न को नहीं देना चाहिए। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की डोज है 0.5 ml, रूट है इंट्रामस्क्यूलर, राइट थाई में इसे दिया जाता है, और स्पेसिफिकली हम कहें तो एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई और या फिर इसे वेस्टस लैटरलिस मसल्स में दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन को हमेशा लेफ्ट अपर आर्म में देते थे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को एट द टाइम ऑफ बर्थ राइट थाई सीधे पैर की जांग में दिया जाता है। कौन से मसल में? वेस्टस लैटरलिस मसल्स में। अब हम बात करते हैं उन वैक्सीन्स की जो कि जन्म के 1.5 महीने बाद या फिर 6 हफ्ते बाद बच्चे को लगाए जाते हैं। जन्म के समय बीसीजी, ओपीवी व हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन लगाने के बाद 1.5 महीने बाद आप बेबी को वापस हॉस्पिटल बुलाएंगे और उस समय बेबी को 3 वैक्सीन दिए जाएंगे, पेंटावेलेंट, ओपीवी और रोटा वैक्सीन। आइए जानते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पेंटा का मतलब होता है 5 से मिलकर बना हुआ। ऐसा वैक्सीन जिसके द्वारा 5 डिजीज के खिलाफ प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी डेवलप करवाई जाती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन कहलाता है। इस वैक्सीन की सहायता से हम डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से प्रोटेक्शन डेवलप करवाते हैं। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्टीरिया, पर्टुसिस और टिटेनी। इसके अंतर्गत
डिप्थीरिया डिजीज, पर्टुसिस डिजीज और टिटनस डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करवाई जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज होती है वो 0.5 ml की होती है। इसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द्वारा एडमिनिस्टर कराते हैं और ये याद रखिएगा लेफ्ट थाई में लगाया जाता है। इससे पहले हमने बात किया था कि हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन है वो राइट थाई में लगता है और पेंटावेलेंट इंजेक्शन जो है वो लेफ्ट थाई के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन की यहां पर हम फर्स्ट डोज देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा वैक्सीन जो है वो है रोटा वैक्सीन। रोटा वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जाती है 1.5 महीने की आयु पर, ओरल रूट से इसे दिया जाता है और 5 ड्रॉप एडमिनिस्टर की जाती है। ओपीवी वैक्सीन जो है उसमें हमने 2 ड्रॉप दी थी बच्चे को, लेकिन रोटा वैक्सीन के अंदर बच्चे को हम 5 ड्रॉप्स पिलाते हैं। रोटा वैक्सीन किस चीज से हमें प्रोटेक्ट करता है? बेसिकली जो रोटा वैक्सीन होता है वो रोटा वायरस से हमें सुरक्षा प्रदान करता है और रोटा वायरस बच्चों में, चाइल्ड में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज है। सिंपली कह सकते हैं बच्चे को डायरिया से बचाने के लिए रोटा वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बच्चे को 2.5 महीने की एज पर वापस हॉस्पिटल बुलाएंगे। 2.5 महीने कहें या फिर 10 सप्ताह कहें, उस समय बेबी में 3 वैक्सीन वापस लगाए जाएंगे। पेंटावेलेंट वैक्सीन सेकेंड डोज दी जाएगी, ओरल पोलियो वैक्सीन की सेकेंड डोज दी जाएगी और रोटा वैक्सीन की सेकेंड डोज दी जाएगी। जब उस 10 महीने पर ये 3 वैक्सीन लगा के हमने बेबी को भेज दिया, उसके बाद जब बेबी 3.5 महीने का होगा या 14 हफ्ते का होगा तब वापस हॉस्पिटल बुलाया जाएगा और उस समय पेंटावेलेंट की 3rd डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन की 3rd डोज और रोटा वैक्सीन की 3rd डोज लगाई जाएगी। अब हम वैक्सीनेशन के लिए बेबी को जब बेबी 9 महीने का हो जाता है तब बुलाते हैं। 9 महीने की एज में हम बेबी को मीजल्स और विटामिन ए का वैक्सीनेशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीजल्स वैक्सीन की। मीजल्स वैक्सीन जो होता है लिपोलाइज्ड फॉर्म में आता है, यानी पाउडर फॉर्म में आता है। इसे एडमिनिस्टर करने के लिए हम डिस्टिल वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं। याद रखिएगा जो बीसीजी वैक्सीन है उसे हमने किस में डाइल्यूट किया था? उसे किया था नॉर्मल सलाइन में। उसे डिस्टिल वाटर में नहीं आपको डाइल्यूट करना है क्योंकि वो इरिटेशन कॉज करता है। यहां भी ध्यान रखिएगा मीजल्स वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट या डाइल्यूट करने के लिए डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है। यूज आफ्टर डाइल्यूशन विद इन 4 आवर्स अदरवाइज कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट करने के बाद, डिस्टिल वाटर मिक्स करने के बाद आपको 4 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है। अदरवाइज इससे ज्यादा समय तक अगर ये वैक्सीन पड़ा रहे तो इसके कारण बेबी को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। मीजल्स वैक्सीन 0.5 ml की डोज होती है इसकी। इसे सबक्यूटेनियस रूट द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंजेक्शन का एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। साथ ही ये वैक्सीन राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं मीजल्स के टाइम में ही विटामिन ए एज अ वैक्सीनेशन सब्सटेंस के रूप में दिया जाता है बेबी को। जो विटामिन ए की फर्स्ट डोज होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है या फिर 1 ml की होती है और इसे ओरल रूट के द्वारा बेबी को दिया जाता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने एक चीज को ऐड किया है। विटामिन ए जो होता है एज अ वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन पर्पज से हम टोटल 9 डोजेस बेबी में एडमिनिस्टर करते हैं। ये डोज कब कब और कितनी कितनी दी जाती हैं आइए जान लेते हैं। 9 महीने की एज पर हमने पहली डोज दी, ओरली दी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 1 ml दी। उसके बाद बची हुई 8 जो डोज हैं सभी डोज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml की होंगी और ओरल रूट से दी जाएंगी। और ये डोजेस कब कब दी जाएंगी? सेकेंड डोज 18 महीने पर यानी जस्ट डबल एज पर। उसके बाद 6 महीने बाद 3rd डोज दी जाएगी 24 मंथ पर। उसके 6 महीने बाद 4th डोज 30 मंथ पर। उसके बाद 36, फिर 42, फिर 48, फिर 54, फिर 60 पर। इस तरह से हम विटामिन ए की सारी डोजेस को कंप्लीट करेंगे।
Now let's talk about the vaccines that are given between 9 months to 12 months age. 9 महीने से 12 महीने की उम्र के दौरान बच्चे को कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, आइए जानते हैं। इस टाइम हम जापानीज एन्सेफेलाइटिस यानी जेई वैक्सीन देते हैं, जिसकी डोज होती है 0.5 ml। ये सबक्यूटेनियस रूट द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं इसे। जापानीज एन्सेफेलाइटिस 0.5 ml डोज सबक्यूटेनियस रूट लेफ्ट अपर आर्म और 9 से 12 मंथ की एज में लगाया जाता है। ये वैक्सीन ड्राइड फॉर्म में आता है और इसको डाइल्यूट करने के लिए हम फॉस्फेट बफर का इस्तेमाल करते हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए फॉस्फेट बफर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन गिवन एट 16 टू 24 मंथ्स ऑफ एज। अब 12 महीने के बाद बच्चे को 16 से 24 महीने की उम्र पर वापस बुलाया जाएगा। मोस्टली हम बच्चे को 18 मंथ की एज पर बुलाते हैं, क्योंकि इस समय ही हमें विटामिन ए की सेकेंड डोज और मीजल्स की सेकेंड डोज लगानी होती है। तो साथ ही साथ दूसरे वैक्सीन भी इसी समय लगा दिए जाते हैं, ताकि मदर और बेबी को बार बार आना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। 16 से 24 या फिर यूं कहें 18 महीने की एज पर हम विटामिन ए की सेकेंड डोज देते हैं, जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml की होती है। ये ओरली एडमिनिस्टर करवाई जाती है। ओपीवी की बूस्टर डोज दी जाती है, डीपीटी की बूस्टर डोज दी जाती है और मीजल की सेकेंड डोज दी जाती है और जापानीज एन्सेफेलाइटिस की सेकेंड डोज दी जाती है। 18 मंथ की एज पर टोटल हम देखेंगे कि 5 वैक्सीन दिए जा रहे हैं, विटामिन ए, ओपीवी, डीपीटी, मीजल्स और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। अब हम बेबी को 5 से 6 इयर्स की एज पर वापस बुलाएंगे और इस दौरान डीपीटी वैक्सीन की सेकेंड बूस्टर डोज 0.5 ml ग्लूटियल मसल में एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद 10 ईयर और 16 ईयर की एज पर टिटनेस टॉक्सॉइड 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड मसल्स में लगाया जाएगा। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट द इम्यूनाइजेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत इसे लाइक कर दें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, CHO एग्जाम के रिगार्डिंग किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी से जल्दी हम आपको उन वीडियोस को तैयार कर आप तक पहुंचा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।